हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जल्दी यह समझ में आता नहीं है किसी के। तो यह टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ और एनुअल रिंग। तो एनुअल रिंग तो हालांकि सस्ता है, यानी समझ में आ जाता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि यह जल्दी समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग देखते हैं। इसी एक लेक्चर में हम दोनों को कंप्लीट कराते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो चलिए देख लिया जाए आज के अपने इस लेक्चर को। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो देखिए सेकेंडरी ग्रोथ इसे हम कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। क्या कहते हैं गाइज? इसे हम कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि से कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये पहली बात तो हम समझेंगे कि आखिर ग्रोथ क्या होती है, केवल और केवल समझेंगे कि आखिर ग्रोथ किसे कहते हैं, वृद्धि क्या होती है, पहले इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको पादप और जड़ दोनों से कंपैरिजन करना होगा। पौधे जब बीज बो देते हैं तो धीरे धीरे जब उगना शुरू होते हैं, स्टार्टिंग पीरियड में जब विशालकाय वृक्ष नहीं होता है, छोटा सा पौधा होता है, तब उसमें होती है प्राइमरी ग्रोथ, अर्थात प्राथमिक वृद्धि होती है। जब वह थोड़ा सा विशालकाय होता है और चौड़ाई उसकी बढ़ने लगती है, तब उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के कारण उसकी चौड़ाई बढ़ रही है और मोटा ताजा हो रहा है। जैसे यदि हम मनुष्य की बात करें तो जब बच्चा होता है, यानी जब शिशु होता है, उसके बाद धीरे धीरे 10 से 15 वर्ष की अवस्था तक होता है तो बहुत मुलायम होता है। कहते बाबा तो बहुत मुलायम है। इस तरीके से वो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसमें। और जैसे ही वो वयस्क हो जाता है, 21 वर्ष के ऊपर हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके भी शिशु उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, तो समझिए कि उसमें द्वितीयक वृद्धि ऐसा आप। लेकिन फिलहाल इसको हम द्वितीयक वृद्धि को मनुष्य से नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ हम पादप में सेकेंडरी ग्रोथ की बात करने चल रहे हैं। वो तो समझने के लिए मैंने बता दिया। तो जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, यह वृद्धि दो प्रकार की होती है। यह वृद्धि दो प्रकार की, एक तो प्राइमरी ग्रोथ प्राथमिक वृद्धि, दूसरी सेकेंडरी ग्रोथ, इसे कहते हैं सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक वृद्धि। इसको समझिए, प्राइमरी ग्रोथ कब होती है और द्वितीयक वृद्धि कब होती है, यानी प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, पहले इसको आप समझिए पौधे में कब होती है। पहली बात प्राइमरी ग्रोथ होती है, पहला पॉइंट, इट ऑकर्स इन इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांट, यानी पौधे की प्रारंभिक अवस्था के समय में यह ग्रोथ होती है प्राइमरी ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि पादप की लंबाई बढ़ती है। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होती है, पादप की लंबाई बढ़ती है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें देखिए प्राइमरी ग्रोथ से प्लांट में प्राइमरी टिश्यू का निर्माण होता है। भाई साहब ये तीसरा पॉइंट हो गया, यानी प्राथमिक वृद्धि से पौधे में प्राइमरी टिश्यू का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कि प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है। यह टिश्यू सिस्टम में आपने देखा था। प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण होता है? एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में 4 पॉइंट यहाँ है, देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट, इट ऑकर्स इन लेट स्टेज ऑफ प्लांट, पौधे की बाद की अवस्था में यह देखने को मिलता है, यह पाया जाता है। ये कब होता है? इट ऑकर्स इन इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांट, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ इट ऑकर्स इन लेट स्टेज ऑफ प्लांट। और इसमें देखिए अगली बात, पादप की चौड़ाई बढ़ती है। इसमें प्राइमरी ग्रोथ में क्या होती है, पादप की लंबाई बढ़ती है, इसमें पादप की चौड़ाई बढ़ती है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। अगला देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ से सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है। प्राइमरी ग्रोथ के द्वारा क्या था, प्राइमरी ग्रोथ से प्लांट में प्राइमरी टिश्यू का निर्माण था, यहाँ किसका, सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है सेकेंडरी ग्रोथ से। अब अगला पॉइंट देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। यहां पर किसके कारण होती थी? प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम के कारण होती थी, अब यहां किसके कारण? लैटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में आपने देख लिया, पहले सामान्य जो पॉइंट्स हैं उसको आपने समझ लिया। अब इसके बाद चलते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मोनोकॉट में और डाइकॉट में कुछ एक्सेप्शन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, उसको देखेंगे। तो ये देख लीजिए 4 पॉइंट कि लेट स्टेज ऑफ प्लांट में ये पाई जाती है, पादप की इससे चौड़ाई बढ़ती है, इसके द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है, सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। ये देख लीजिए। आगे अब बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि अब इसका मुख्य भाग क्या है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी हैं। प्राइमरी ग्रोथ का जो एग्जाम्पल है, प्राइमरी ग्रोथ के एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे टेरिडोफाइटा में और मोनोकाट्स में, हर्बेसियस डाइकॉट में और लीव्स में कौन सी ग्रोथ होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है। टेरिडोफाइटा में और मोनोकाट में और हर्बेसियस साकी जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, साकी हैं उनमें और पत्ती में। लेकिन यह किस में देखने को मिलती है? सेकेंडरी ग्रोथ वुडी डाइकॉट में, द्विबीजपत्री यानी जो लकड़ी जो देने वाले पौधे हैं, और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। तो ये देख लिया। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस, इसको देखिए।
अब देखिए कुछ अपवाद हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं द्वितीयक वृद्धि से, कुछ एक्सेप्शन है, इसको आप देख लीजिए, यही तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सेप्शन, अपवाद क्या है? सम मोनोकाट शो सेकेंडरी ग्रोथ, कुछ मोनोकाट जो है क्या प्रदर्शित करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ, अर्थात कुछ ऐसे मोनोकाट हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे यही इंपॉर्टेंट है, स्माइलेक्स, पाम, कोकोनट, अगेव, यक्का और ड्रेसिना। गाइस ड्रेसिना तो बहुत बार पूछा गया है, यक्का भी पूछा गया है, और अगेव को ध्यान रखिए, कोकोनट है, स्माइलेक्स है, पाम है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं क्या? ये है मोनोकाट, लेकिन इनमें पाई जाती है क्या? सेकेंडरी ग्रोथ, इसे आप ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात देख लीजिए, सेकेंडरी ग्रोथ से सेकेंडरी ग्रोथ दो स्थानों पर होती है। अब ये द्वितीयक वृद्धि कहां कहां होती है? दो स्थानों पर होती है, तो कहां? एक इनसाइड स्टील और एक आउटसाइड स्टील, स्टील के अंदर और स्टील के बाहर। तो स्टील के अंदर किसके द्वारा होती है? बाय वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होती है, और स्टील के बाहर बाय कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम के द्वारा होती है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। एक तो देखो स्टील के अंदर किसके द्वारा? वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा, स्टील के बाहर कार्क कैम्बियम के द्वारा। यह दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब स्टील किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं? जैसे आप कोई भी सेक्शन लेते हैं तो कार्टेक्स के भीतर जहां से एंडोडर्मिस स्टार्ट होती है, यहीं से एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, फिर जाइलम, फ्लोएम, पिथ, ठीक है, यहां से यही पूरा एंडोडर्मिस के अंदर का पूरा जो भाग होता है यही कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टील। क्या कहते हैं इसे? स्टील कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंडरी ग्रोथ एक स्टील के अंदर होती है, जो किसके द्वारा होती है? स्टील के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा, और एक स्टील के बाहर होती है जो कार्क कैम्बियम के द्वारा होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ये आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे। देखिए फिगर के माध्यम से कैसे आप समझेंगे इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दे जितना हो सके उतना। अब देखिए सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाट स्टेम, हम आप बात करने चल रहे हैं द्विबीजपत्री पौधे के तने में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, और कैसे इनसाइड द स्टील, स्टील के अंदर किसके द्वारा होता है? वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है। तो पहले अब यहां समझेंगे हम लोग। ये डाइकाट स्टेम है, ये डाइकाट स्टेम है, और ये है पूरा का पूरा जो संरचना है ये दिखाया गया, ये है स्टील। गाइस स्टील मैंने बताया एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पूरा का पूरा जो भाग होता है वो कहलाता है स्टील। पेरीसाइकिल और जाइलम, फ्लोएम, पिथ और पिथरेस, ये सभी क्या? स्टील। अब इसमें देखिए है क्या इसके अंदर? अब ये देखिए एक वैस्कुलर बंडल है, ये एक है वैस्कुलर बंडल यहाँ, एक वैस्कुलर बंडल यहाँ। अब इसमें जानते हैं बीच में क्या पाई जाती है? कैम्बियम, और ये अंदर की तरफ ये जाइलम है। ये क्या है? जाइलम है, और ये क्या है? फ्लोएम। ये फ्लोएम है, और ये क्या है? ये है जाइलम, और ये बीच वाली पट्टी जो है ये क्या है? कैम्बियम। इसको समझिए, एक वैस्कुलर बंडल है यहाँ पर। वैस्कुलर बंडल को अगर दिखा दे तो ऐसा आप समझिए, ऐसा ये अंदर का जो पूरा पूरा है ये जाइलम, और ये है कैम्बियम, और ये है क्या? फ्लोएम, फ्लोएम। अब इसको समझिए, ये एक रिंग पर कैसे व्यवस्थित होते हैं? जिस पर ये व्यवस्थित होते हैं, एक वैस्कुलर बंडल, दूसरा वैस्कुलर बंडल, दोनों के बीच में ये जो कैम्बियम, ये धीरे एक्टिविटी के कारण ये ऐसी संरचना बनाती है जो जुड़ जाती है आपस में, रिंग बना देती है पूरी की पूरी ऐसे ये रिंग बना देती है यहाँ पर। और जैसे रिंग बनाती फिर ये ग्रोथ होती चली जाती है मोटाई में, फिर नीचे से एक रिंग फिर निकलती चली जाती है, ऐसे मोटाई में बढ़ती चली जाती है। तो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो पाई जा रही है कैम्बियम, उसे कहते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और इस वैस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम पाई जा रही है इस कैम्बियम को हम कहते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो एक हो गया इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, दूसरा हो गया इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इस बात को समझिए अभी यहाँ। अब उसके बाद ये बीच वाला पोर्शन क्या है? पिथ है, और ये जो रेज हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पिथ रेज। अब ये जो है जब अंदर की ओर ये चलती है, ये है जो जाइलम है ये कहलाता है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और ये कौन सा है? ये प्राइमरी फ्लोएम है। ये दोनों को हम मिला करके क्या कहेंगे? यहाँ प्रोकैम्बियम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये प्रोकैम्बियम बनाती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जरा, एक और है यहाँ प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम। ये देखिए प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम कौन सी? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली पॉइंट क्या है उसको देखते हैं, फिर आगे भी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे ये वैस्कुलर बंडल यहाँ पाए जाते हैं वैसे वैसे ये सेटल होते हैं एक रिंग में। यहाँ से जो सबसे पहले होती है कौन सी होती है? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इसके बाहर की तरफ एक्टिविटी के कारण, इसके भी एक्टिविटी के कारण बन जाती है क्या? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है, ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। जैसे बढ़ जाती है फिर आउटसाइड में ग्रोथ होती चली जाती है। कैसे बढ़ती है आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट, सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त पिथ रेज विभज्योतक होकर दो वैस्कुलर बंडल के मध्य इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाती है। ये देखा आपने, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाती है।
ये तो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं अब इसकी प्रोसेस। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बराबर वैस्कुलर कैम्बियम अथवा कैम्बियम रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? यहां देखिए महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है गाइस, इस बात को आपको समझना होगा। देखिए कौन सी बात? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इक्वल टू वैस्कुलर कैम्बियम, यानी वैस्कुलर कैम्बियम अथवा कैम्बियम रिंग किसे कहते हैं? इसी दोनों को कहते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से वैस्कुलर कैम्बियम अथवा कैम्बियम रिंग कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रोसेस इसकी गाइस। यहां अब समझिए आप, यहां समझिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हैं, इनको आपको ध्यान देना है। देखिए अब गाइस यहां पर ये वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम देख रहे हैं। वैस्कुलर कैम्बियम मैंने बताया कि इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इक्वल टू क्या? वैस्कुलर कैम्बियम अथवा कैम्बियम रिंग। दोनों दिशाओं में बाहर व अंदर विभाजित होती है। ये वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की ओर विभाजित होती है और बाहर की ओर भी विभाजित होती है। ये अब बीच में पित्त है, ये देख रहे हैं, ये जाइलम है और बाहर की तरफ क्या है? ये है फ्लोएम। तो कैसे विभाजित होती है? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, इसको समझते हैं आगे। देखिए भीतर की ओर वैस्कुलर कैम्बियम विभाजित हो सेकेंडरी जाइलम बनाती है। अंदर की ओर जब विभाजित होती है सेकेंडरी जाइलम बनाती है, बाहर की ओर विभाजित हो सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, बाहर की ओर विभाजित होती है सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर विभाजित होती है तो सेकेंडरी जाइलम बनाती है, सेकेंडरी जाइलम बनाती है। सेकेंडरी जाइलम के बनने से प्राथमिक जाइलम केंद्र की तरफ धकेला जाता है। जो सेकेंडरी जाइलम इसके बनने से जो प्राइमरी जाइलम होता है, बनता है, वो केंद्र की तरफ धकेला जाता है और सेकेंडरी फ्लोएम के बनने से प्राइमरी फ्लोएम परिधि की तरफ धकेला जाता है। जब इधर वृद्धि होती है तो जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो इधर धकेला जाता है गाइस, बाहर की ओर, प्राइमरी जाइलम बाहर की ओर। अब देखिए आगे फिगर में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इतनी बात आप समझिए। ये देखिए ये है फिगर, अब यहां मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, इसको आप समझिए कैसे होती है। अभी ये मैं स्टील के अंदर की बात कर रहा हूं, पूरा स्टील के अंदर की बात कर रहा हूं। ये पित्त है, ये है वैस्कुलर बंडल, ये देख लीजिए ये क्या है? ये वैस्कुलर बंडल है। और ये क्या है? ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, फ्लोएम। अब देखिए और यहां पर आप देख लीजिए ये जो है ये है कैम्बियम। ये क्या है? ये है कैम्बियम गाइस, इसको देखिए ये कैम्बियम है। क्या है? कैम्बियम है। यहां पर भी ये क्या है? कैम्बियम। यहां पर भी क्या है? ये कैम्बियम है। अब इसको समझिए। अब यहां ये तो कैम्बियम हो गई, अब अंदर की ओर भी मैंने बताया वृद्धि होती है और किधर चलती है? ये बाहर की तरफ भी वृद्धि होती है। वैस्कुलर कैम्बियम के दोनों ओर, अंदर की ओर भी, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ होती है, दोनों तरफ, इनसाइड और आउटसाइड, ऐसा कह दीजिए। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। अब ये सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, अंदर की तरफ जो बनता है। अब ये बाहर की तरफ ये जो है ये है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम जो बाहर बनेगा इसकी तरफ वो सेकेंडरी फ्लोएम कहलाएगा। ये पहले यहाँ था, सेकेंडरी जब नहीं बना था तो प्राइमरी था, प्राइमरी फ्लोएम था और यहाँ प्राइमरी जाइलम था। तो प्राइमरी जाइलम बाहर अंदर की तरफ ये धकेला गया प्राइमरी जाइलम और फिर यहाँ बन गया सेकेंडरी जाइलम। उसी तरीके से यहाँ प्राइमरी फ्लोएम जो है, प्राइमरी फ्लोएम जो है बाहर की तरफ धकेल दिया गया, यहाँ बन गया कौन सा? सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। ये पेरीफेरी पर हो जाता है, प्राइमरी फ्लोएम पेरीफेरी परिधि की तरफ बन जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब ये सेकेंडरी जाइलम मैंने बताया ये कौन सा है? ये पूरा का पूरा जो चक्र है ये सेकेंडरी जाइलम का है। और उसके बाद अब ये प्राइमरी जाइलम है, आप जान ही रहे हैं प्राइमरी जाइलम ये, तो ये अंदर की तरफ आ गया। ये वैस्कुलर कैम्बियम है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ एक बात और समझिए, ये देखिए जब सबसे पहले बनता है प्राइमरी जाइलम तो ये यहाँ पर आ गया पहली इसकी रिंग, फिर उसके बाद दूसरा कौन हो जाएगा? बनेगा तो ये दूसरा हो जाएगा, फिर बनेगा तीसरा हो जाएगा, फिर बनेगा तो यहाँ चौथा बनेगा, चौथा, फिर पांचवा। इसी तरीके से ये पहला अंदर की तरफ ऐसे चला जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसा। अब इधर फ्लोएम चलता है, पहला ये फ्लोएम रिंग है, दूसरी है और ये तीसरी है, फिर चौथा यहाँ बनेगा, फिर ये आगे की तरफ धकेला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें। अब थोड़ा सा वैस्कुलर कैम्बियम से संबंधित जो बात है उसको भी देख लिया जाए। यहाँ वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम दो प्रकार की इसमें रेज होती हैं, एक रे इनिशियल और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। रे इनिशियल, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। देखिए रे इनिशियल के बारे में थोड़ा सा, सेकेंडरी मेड्यूलरी रे बनाती हैं और ये क्या बनाती है? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। ये बाकी ये वैस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर है, वैस्कुलर बंडल की संरचना है जो अभी मैं आपको समझाया हूँ गाइस, जो मैं अभी आपको समझाया हूँ। ये क्या है? ये है कैम्बियम, ये कैम्बियम है, ये सेकेंडरी। यहाँ पर देख लीजिए ये सेकेंडरी क्या है? पहले प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ हो गया, फिर सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, अंदर की तरफ यहाँ देखिए सेकेंडरी जाइलम हो गया और ये सबसे
अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम हो गया। तो प्राइमरी जाइलम ऐसे चलेगा, इसकी वृद्धि होती है, इसकी वृद्धि ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आपने देखा। अब आगे देखते हैं, आगे अब सेकेंडरी ग्रोथ आउटसाइड देखते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ अभी इनसाइड में देखा, अब कहाँ देखते हैं हम लोग? सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं आउटसाइड में। कैसे सेकेंडरी ग्रोथ आउटसाइड में होती है इसको भी समझ लिया जाए। देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ आउटसाइड द स्टील, स्टील के बाहर किसके द्वारा होती है? बाय कार्क कैम्बियम। और ये हम बात कर रहे हैं डाइकाट स्टेम में। डाइकाट स्टेम में हम सेकेंडरी ग्रोथ को स्टील के बाहर अभी व्याख्या करने चल रहे हैं। ये बाहर जो होती है किसके द्वारा होता है? कार्क कैम्बियम के द्वारा होती है। तो देख लीजिए कार्क कैम्बियम कैसे बनती है। लगातार वैस्कुलर बंडल की स्टील के अंदर लगातार वैस्कुलर बंडल की होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ से स्टील के बाहर स्थित ऊतकों पर दबाव पड़ता है। भाई साहब, जब जैसे भी मैंने बताया कि स्टील के अंदर जब होता है, अब ये बाहर की तरफ ग्रोथ करता है, ये अंदर की तरफ ग्रोथ करता है, तो बाहर की जो परत है यहाँ एपिडर्मिस, इसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, यहाँ इस पर दबाव पड़ता है। बाहर ये इसको फैलने पर, इस तरीके से ग्रोथ करने पर मजबूर कर दिया जाता है, बाहर की तरफ धकेला जाता है। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि बाहर स्थित ऊतकों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण एपिडर्मिस फट जाती है। बाहर की जो एपिडर्मिस है ये क्या होती है? फट जाती है। एवं एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ही क्या होती है? हाइपोडर्मिस की सेल से डिफरेंशिएट, विभेदित होकर एपिडर्मिस के स्थान पर एक नई परत का निर्माण करती है, जिसे कार्क कैम्बियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कार्क कैम्बियम कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं आगे। देखिए, अब आपने देख लिया कि जब स्टील में विभाजन हो रहा है तो इसकी बाहर की तरफ धकेला जा रहा है। ये डाइकाट स्टेम की हम संरचना बना रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये पूरा ये बाहर की तरफ ये काट ले लिए हम यहाँ पर, ऐसा इस तरीके से, ऐसा। तो ये है एपिडर्मिस। ये क्या है? ये एपिडर्मिस। और इसके जस्ट नीचे क्या है? ये है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस ये लेयर है। और ये कौन सी सेल्स हैं? ये कॉर्टेक्स है। ये पूरा जो भाग है यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स है। और ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होती है? पेरिसाइकिल। अब यहीं पर होता है ये पूरा, इसके अंदर पेरिसाइकिल ही स्टील कहलाती है। जब यहाँ पर इसकी तरफ ये बाहर धकेला जाता है, अब यहीं पर फिर रिंग बनेगी, फिर वेस्कुलर बंडल होते हैं एक्टिविटी के कारण, फिर अगली बनेगी। तो जब बाहर की तरफ ये धकेला जाता है तो दबाव पड़ता है इसका किस पर? हाइपोडर्मिस, फिर लास्ट में एपिडर्मिस। एपिडर्मिस फट जाती है। अब हाइपोडर्मिस की सेल्स ही ये क्या करती है? नई सेल्स बनाती हैं फिर, तो विकसित होकर उसी को कहते हैं कार्क कैम्बियम। क्या कहते हैं? कार्क कैम्बियम। और ये जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं इसी में डिवीजन के द्वारा ही बनता है। क्या बनता है? कार्क कैम्बियम बनता है। कार्क कैम्बियम अथवा फेलोजन ये कहलाती है एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो कार्क कैम्बियम होती है डिविजिबल अर्थात विभाजनशील होती है। कैसे होती? विभाजनशील होती है। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। नोट में मैंने दर्शा दिया है कि हर वर्ष नई कार्क कैम्बियम का निर्माण होता है। हर वर्ष नई कार्क कैम्बियम का निर्माण होता है। हर वर्ष नई कार्क कैम्बियम पूर्व वाली कैम्बियम के नीचे स्थित होती है एवं नई कार्क कैम्बियम का निर्माण सेकेंडरी कॉर्टेक्स से होता है। किससे होता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स के द्वारा होता है गाइस। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे यहाँ पर विस्तार से। पहले यहाँ इसको समझ लें, इसको, तब ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ठीक से समझ पाएंगे। अब यहाँ देखिए, इस स्ट्रक्चर को, ये है स्टील, ये पूरा इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस के नीचे ही क्या कहलाता है? पूरा भाग स्टील, और इसके नीचे जस्ट पेरिसाइकिल है। अब ये जनरल कॉर्टेक्स है। ये पूरा का पूरा जो सेल्स हैं ये जनरल कॉर्टेक्स हैं। उसके बाद अब ये क्या है? ये हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस की ही कोशिकाएं बनाती हैं, क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं भाई साहब, यही मैंने कार्क कैम्बियम की बात किया, कार्क कैम्बियम। अब इसमें देखिए पूरा संरचना जो है पेरिडर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरिडर्म। पेरिडर्म 3 भाग में बटी है। यहाँ पर देख लीजिए, 3 भाग में यह पेरिडर्म बटी है। कौन कौन से भाग में बटी है इसको यहाँ आप देखिए। एक तो हो गया बीच का सेकेंडरी कार्क कैम्बियम, और इसके जस्ट नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स है ना? ये जनरल कॉर्टेक्स है। अब इसके बाहर सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, और सबसे बाहर की तरफ क्या है? कार्क। क्या है? कार्क। तो कार्क और कार्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों मिलाकर के क्या कहलाती हैं? ये ही तीनों मिलाकर के मैंने बताया ये कहलाती है पेरिडर्म। क्या कहलाती हैं? पेरिडर्म कहलाती हैं। ये कहलाती हैं तीनों पेरिडर्म। ये डाइकाट स्टेम की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां समझ पाएंगे आप पेरिडर्म बराबर क्या होता है? कार्क प्लस फेलोजन प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसका मतलब क्या है? देख लीजिए, ये कार्क है, ये कार्क है, पेरिडर्म बराबर। और फिर कार्क कैम्बियम है, ये कार्क कैम्बियम है।
और ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, तीनों को मिलाकर पेरिडर्म कहते हैं। अब इनके नाम है, कार्क का दूसरा नाम है फेलम, और कार्कैम्बियम का नाम है फेलोजन, क्या नाम है, फेलोजन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम है फेलोडर्म। तो यही प्रश्न अभी तक आया है गाइज, यही प्रश्न अभी तक आया है, पूछा है। तो हम लिख सकते हैं पेरिडर्म बराबर फेलम, फेलोजन प्लस फेलिडर्म। तो ये देखिए P बराबर ट्रिपल P यहाँ पर। अब आगे थोड़ा सा ऊपर जो स्ट्रक्चर है, अब उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। ये इतना ही भाग मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इतना ऊपर पूरा पेरिडर्म वाला भाग। तो जो पेरिडर्म का भाग है इसको समझिए, ये है पेरिडर्म वाला भाग। पेरिडर्म 3 भाग में बटा है। एक तो ये बीच वाली जो भाग हो गई, कौन सी है, कार्कैम्बियम अथवा इसे फेलोजन कहते हैं। ऊपर की जो भाग होती है फेलम, ये पूरा का पूरा जो भाग है फेलम, इसे कहते हैं कार्क, जो कैसा होता है, डेड होता है। यह भी पूछा जाता है, डेड होता है। अब तीसरा जो भाग है ये क्या है, फेलोडर्म अथवा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये कैसा होता है, लिविंग होता है, यह जीवित होता है, यह जीवित होता है गाइज। अब यहाँ देखिए पॉइंट्स कि कार्कैम्बियम की एक्टिविटी बाहर की तरफ ज्यादा होती है, इसलिए कार्क हमेशा सेकेंडरी कॉर्टेक्स से ज्यादा बनता है। जो कार्क बनता है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स से हमेशा ज्यादा बनता है, क्योंकि इधर एक्टिविटी ज्यादा होती है गाइस, ज्यादा होती है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पर कार्क डेड टिश्यू होता है, कार्क के बारे में ही पूछा है। डेड टिश्यू होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ऑन इट, इस पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण ही ये कार्क कैसा हो जाता है, ये हो जाता है डेड, ये डेड टिश्यू होता है गाइस। कार्क देखिए कैसा होता है, इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, गैसों के लिए और जल के लिए कैसा होता है, इम्परमिएबल होता है। बेस्ट कार्क कौन सा होता है, बेस्ट कार्क आइसोलेटेड फ्रॉम क्वेरकस सुबेस, क्वेरकस सुबेर के द्वारा ही सबसे अच्छी कार्क निकाली जाती है। ठीक है, सबसे अच्छी कार्क निकाली जाती है किसके द्वारा, क्वेरकस सुबेर के द्वारा। तो गाइज वो हो गया, मैं आपको बता दिया क्या सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब एनुअल रिंग पर हम पॉइंट टू द पॉइंट नोट करके रखे हैं, अब एनुअल रिंग को आपको समझा रहे हैं। चलिए वार्षिक वलय, इसको देखिए एनुअल रिंग, इसको समझिए एनुअल रिंग। एनुअल रिंग कैसे बनती है, पहली बात तो एक है स्प्रिंग वुड, ठीक है, ग्रीष्म स्प्रिंग वुड को हम कहते हैं अर्ली वुड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ली वुड। प्लस एक होती है विंटर अथवा ऑटम वुड, विंटर अथवा ऑटम वुड होती है, जिसे हम लेट वुड भी कहते हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट वुड क्या कहलाती है, आल्सो कॉल्ड विंटर अथवा ऑटम वुड, और अर्ली वुड क्या कहलाती है, अथवा स्प्रिंग वुड। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड ऑफ अ ईयर कंसिस्ट्यूट एनुअल रिंग, दोनों मिलकर के एक वर्ष में क्या बनाती हैं, एनुअल रिंग बनाती है। ये दोनों वुड एक वर्ष में जब मिलकर के रिंग का निर्माण करती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल रिंग आर कंस्पिकस इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट एंड कोल्ड रीजन। तो मैंने बताया कि एनुअल रिंग जो है एक विशिष्ट होती है, किसके लिए, टेम्परेट रीजन के लिए। कैसी होती है यह, विशिष्ट होती है। कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहते हैं, एनुअल रिंग की गणना करके पौधे की आयु का पता करना ही क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। पौधे की आयु का पता किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है, एनुअल रिंग की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिंग। एनुअल रिंग की कैलकुलेशन करके, काउंटिंग, गिनती करके वृक्ष का आयु का पता करना ही डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। यह क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी पीजीटी में। इंक्रीमेंट बोरर, इंक्रीमेंट बोरर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंट बोरर इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग, वार्षिक वलय की जो एनुअल रिंग है उसकी गिनती करने में किसका यूज किया जाता है, तो जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसे कहते हैं इंक्रीमेंट बोरर कहते हैं उसे, जिसके द्वारा एनुअल रिंग की काउंटिंग की जाती है। अब आगे चलते हैं कि आगे अगला पॉइंट्स क्या है उसको भी देख लेते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी फिजियोलॉजिकल व एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होती है। देख लीजिए ये पॉइंट्स थे, इसको आप ध्यान रखिएगा, किससे प्रभावित होती है वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी। वैस्कुलर कैम्बियम की असमान क्रियाशीलता के कारण ही एनुअल रिंग का निर्माण होता है। वैस्कुलर कैम्बियम की असमान क्रियाशीलता के कारण ही एनुअल रिंग का निर्माण होता है। स्प्रिंग सीजन अर्थात ग्रीष्म ऋतु, स्प्रिंग सीजन में
स्प्रिंग सीजन में वैस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता अधिक होती है। वैस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता कब अधिक होती है? स्प्रिंग सीजन में। उस समय कैसी होती है? जो कलर होती है स्प्रिंग सीजन में, जो वुड की कलर होती है लाइट हो जाती है, एंड डेंसिटी उसकी घनत्व लो हो जाता है। जाइलम वेसल्स अधिक ब्रॉड ल्यूमेन वाली हो जाती हैं। जाइलम वेसल अधिक ब्रॉड ल्यूमेन वाली, ल्यूमेन मतलब गुहा, अधिक गुहा वाली हो जाती हैं, क्योंकि पानी की सप्लाई ज्यादा करना पड़ता है गाइस। ऑटम वुड अर्थात लेट वुड, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है। किसमें? ऑटम वुड में, लेट वुड में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है, जिसके कारण इसका ये कैसी होती है? डार्क कलर में हो जाती है और हाई डेंसिटी में हो जाती है। जाइलम वेसल की गुहा नैरो हो जाती है, नैरो ल्यूमेन वाली होती है। अब यहाँ दोनों जगह हमने डार्क कर दिया है क्या गाइस? कलर, अच्छा यहाँ लाइट कलर में होती है, यहाँ डार्क कलर में होती है जी। चलिए सही है। टेम्परेट प्लांट में स्पष्ट एनुअल रिंग का निर्माण होता है। जो टेम्परेट प्लांट है इसमें स्पष्ट एनुअल रिंग का निर्माण होता है। अगर पूछ रहे एनुअल रिंग का निर्माण कहाँ स्पष्ट होता है? टेम्परेट रीजन में, जैसे शिमला में, नैनीताल में, मंसूरी में या हिमालय रीजन में। हिमालय रीजन में कह लीजिए कि यहाँ पर एनुअल रिंग का निर्माण स्पष्ट होता है। ट्रॉपिकल रीजन में स्पष्ट एनुअल रिंग नहीं बनती है। कहाँ? ट्रॉपिकल रीजन में एनुअल रिंग स्पष्ट नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज नो सीजनल वेरिएशन, क्योंकि वहां पर सीजनल वेरिएशन नहीं होता है। जैसे कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इनमें जो है स्पष्ट एनुअल रिंग नहीं बनती है। एनुअल रिंग आर शार्पली मार्क्ड इन टिंक्टोना ग्रैंडिस और डालबर्गिया सिसु। डालबर्गिया सिसु और टिंक्टोना ग्रैंडिस में एनुअल रिंग जो है बिल्कुल तेज, यानी एकदम शार्पली चिन्ह वाली हो जाती है, एकदम स्पष्ट दिखती है इसमें। एंड नॉट शार्पली मार्क्ड, और स्पष्ट कहां नहीं दिखती? इन आटोकार्पस इंटीग्रिफोलिया, जिसे क्या कहते हैं? कटहल, इसमें नहीं देखने को मिलती है। सिकोया डेंड्रॉन, ये लगभग 3000 वर्ष एज तक इसकी उम्र होती है सिकोया डेंड्रॉन की। गाइज ये अलग से पॉइंट है, 3000 वर्ष तक। तो गाइज उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आप सभी के समझ में आ गया होगा। एनुअल रिंग से जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैंने यहाँ दर्शा रखा है, आप इससे उन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और आपके लिए एग्जाम में इन क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। और जो सेकेंडरी ग्रोथ था, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि अभी तक जितने टीजीटी पीजीटी संबंधित जितने भी हमारे इस चैनल पर लेक्चर हो चुके हैं, सभी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं गाइज, 008522। इस नंबर पर 9219008522, इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना होगा कि हमको पीडीएफ की जरूरत है। तो अभी तक हमारे इस चैनल पर जितने भी लेक्चर हो चुके हैं बायोलॉजी से, टीजीटी पीजीटी से संबंधित बायोलॉजी जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, सभी की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहां आपको बता दिया जाएगा। और एक ग्रुप बनाया गया है, बल्कि इस समय 3 ग्रुप चल रहे हैं इस नंबर से जो बनाए गए हैं बायोलॉजी जोन के नाम से। तो उससे यदि आपको जुड़ना है तो आप इस पर मैसेज करें और पीडीएफ भी प्राप्त करें, तो उससे आप जुड़ जाएंगे। गाइस आपको पीडीएफ की प्राइस आपको बता दी जाएगी वहां पर, जैसे ही आप वहां पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए आप वहां से जुड़ सकते हैं कुछ शुल्क पे करके और पीडीएफ पूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस यह लेक्चर आप सभी को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट लेकर के भी आने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।